एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। एग्रीकल्चर के जब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेट, सीयूटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या और भी कोई एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो इसी सीक्वेंस के साथ हम आज भी शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, गेहूं और राई का संकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है। ये तो आप जानते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। गेहूं और राई का संकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है। विकल्प दे रखे हैं टिटिकम, टिटिकल, टिटिकम और सभी। तो याद रखिएगा, हमको जब भी आप इसका संकरण कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, टिटिकेल मिलेगा। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टिटिकेल। गेहूं और राया, राया मतलब इरुका सेटाइवा, उसका जब संकलन करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टिटिकेल। नेक्स्ट देखिए, 4 वर्ष में अगर आप 3 फसल बोते हैं तो उसकी सघनता क्या होगी। फसल सघनता का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो ये इस तरह से होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कुल फसल अपॉन कुल वर्ष इंटू 100। ये है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता का फॉर्मूला। तो देखिए, 4 वर्ष में 3 फसलें हैं, मतलब कुल फसल कितनी हो गई, 3। कितने वर्ष में है, 4 में। और इसको किससे गुणा किया, मैंने बताया अभी आपको फॉर्मूले के थ्रू, 100 से गुणा करेंगे। जब हम इसको गुणा करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा इसका, वो आंसर आएगा टोटल मिला के 75। 300/4 जब करोगे आप तो आंसर आएगा 75। तो अगर आपसे पूछे कि फसल सघनता कैसे निकालते हैं, तो एक वर्ष, सॉरी, कुल फसलों की संख्या अपॉन कुल वर्ष इंटू 100। तो इसका आंसर इसी प्रकार से आएगा, तो आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट देखिएगा, क्रियागत पोषक तत्व। जब आप पोषक तत्वों की बात करते हो तो आवश्यक पोषक तत्वों के नाम आपने सुने होंगे। उसमें संरचनात्मक होते हैं, उसमें प्राथमिक होते हैं, उसमें द्वितीयक होते हैं। इन सबको मिला के बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व। और अगर आपको बाकी पूछें, जो 7 होते हैं, 8 होते हैं, वो क्या होते हैं, गौण पोषक तत्व। यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है क्रियागत पोषक तत्व, जिसको फंक्शनल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। फंक्शनल न्यूट्रिएंट पूछा गया है। इस टर्म को किसने खोजा था। ऑप्शन दे रखे हैं आर्नोन, स्टाउट, निकोलस या सभी। तो आप जानते होंगे एक टर्म था, वो टर्म था आवश्यकता की कसौटी। ये टर्म दिया था इन दोनों साइंटिस्ट ने मिला के। ठीक है, किस किस, आर्नोन ने और स्टाउट ने। 3 बिंदु बताए थे, वो फिर कभी हम बात करेंगे। अभी इसका आंसर देखिएगा, आर्नोन ने, स्टाउट ने दिया था आवश्यकता की कसौटी। तो क्रियागत पोषक तत्व किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलस नामक वैज्ञानिक ने क्रियागत पोषक तत्व की खोज करी थी। जो 4 बताए थे वो फिर अभी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निकोलस। नेक्स्ट देखिए, केले के फल का प्रकार, म्यूसा पैराडीसिए का, उसके फल का प्रकार क्या होगा, टाइप ऑफ फ्रूट क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं ड्रुप, बेरी, पोम। ये ब्लास्टूला नहीं है, बेलुस्टा है। क्या है, बेलुस्टा, बेलुस्टा। तो याद रखिए, बेलुस्टा जो होता है पुष्प, ये जो फूल फल होता है वो किसका होता है, अनार का। ठीक है, पोम किसका होता है, एप्पल, सेब का। ड्रुप किसका होता है, आम, मैंगो का। केले के फल का जो प्रकार है वो होगा क्या, बेरी। तो याद रखिएगा, केला म्यूसा पैराडीसिए का इसका वानस्पतिक नाम होता है। इसका जो फल का टाइप होगा वो क्या होगा, बेरी। ठीक है, ड्रुप के बारे में पूछे तो आम का होता है, पोम के बारे में पूछे तो सेब का होता है, और बेलुस्टा का पूछे तो किसका होगा, अनार का। यहां तक बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखिए, सिस्टेमिक पोमोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। सिस्टेमिक पोमोलॉजी, जब आप फलों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हो तो उसे कहा जाता है सिस्टेमिक पोमोलॉजी।
पूछा गया है सिस्टेमिक पोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिए इसका जनक कहा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डी कंडोल। किसको कहा जाता है? डी कंडोल को कहा जाता है। मेंडल के बारे में आप जानते हैं, इसको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण तना परजीवी। देखिए इस पे क्वेश्चन बनता है, स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। वो चार चीजें हैं, वो बता देता हूं मैं आपको। CLOS, क्लोज, ये याद रखिएगा। ये ऊपर वाले दोनों तना परजीवी, ये नीचे वाले दोनों जड़ परजीवी। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है? पूर्ण तना परजीवी। तो याद रखिएगा, ये अगर दोनों तना परजीवी होते हैं तो प्रश्न में कंफ्यूजन आता। तो याद रखिए, ये तो जो फर्स्ट वाला है वो पूर्ण तना परजीवी होगा, सेकंड वाला जो है वो अर्ध तना परजीवी। सेम इसी तरह से ओराबेंकी और स्ट्राइका की बात करें, दोनों जड़ परजीवी है, लेकिन ये पूर्ण वाला है, ये अर्ध वाला है। तो आपको याद रखना, ये सीक्वेंस उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। पूर्ण तना परजीवी का आंसर क्या होगा? टी का मतलब होता है कस्कुटा, एल का मतलब होता है लोरेंथस, ओ का मतलब होता है ओराबेंकी, एस का मतलब होता है स्ट्राइगा। इसके ऊपर प्रश्न बनता है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये ऊपर वाले दोनों कैसे हैं? तना परजीवी। नीचे वाले दोनों कैसे हैं? जड़ परजीवी। लेकिन कौन कौन से? ये पूर्ण, ये अर्धपूर्ण, ये पूर्ण, ये अर्धपूर्ण। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्लोज, CLOS। सी का मतलब अस्कुटा, एल का मतलब लोरेंथस, ओ का मतलब ओराबेंकी और एस का मतलब स्ट्राइगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कस्कुटा। अनार में फल फटने की समस्या किस कारण से होती है? फ्रूट क्रैकिंग। तो याद रखिएगा इसका आंसर है जिंक। जिंक की कमी से ही फल फटने की समस्या होती है, जिसको क्रैकिंग बोलते हैं। क्रैकिंग, ये पोषक तत्व का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जिंक। अनार में फल फटने की समस्या किसके कारण, किसकी कमी से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक की कमी से होती है। देखिए पशुपालन से नस्लों का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरिनो भेड़, जो आप जानते हैं, मेरिनो भेड़ का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है स्पेन। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछे राजस्थान की मेरिनो किससे कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है? तो उसका आंसर आप याद रखिएगा चोकला। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा चोकला नस्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुत्रिक धमनी कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, पशुपालन के कक्षा के अंदर, कि अनुत्रिक धमनी से हम क्या नापते हैं? पशुओं की नाड़ी नापी जाती है। तो ये पूछा गया था कि अनुत्रिक धमनी कहाँ पाई जाती है? इसको बोलते हैं कोक्सीजियल, कोक्सीजियल धमनी। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने बताया था कोक्सीजियल धमनी जो होती है वो पूंछ में पाई जाती है। गाय भैंस में नाड़ी हम इसी धमनी से नापते हैं, कोक्सीजियल धमनी से। और यही अगर आपको भेड़ बकरी का पूछे तो अरु धमनी से, मैंने बताया हुआ, अरु मतलब फिमोरल धमनी से नापते हैं भेड़ बकरी के अंदर, और कोक्सीजियल मतलब अनुत्रिक से नापते हैं हम गाय और भैंस दोनों के अंदर। ठीक है, तो कहाँ उपस्थित होती है? पूंछ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरक विधि में जो फिलर प्लांट लगाते हैं हम, पूरक विधि में जो पूरक पौधा लगाते हैं वो कौन सा होता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। इसका आंसर है पपीता। इस पौधे को हम एज ए पूरक पौधा लगाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता का वानस्पतिक नाम देखिएगा, एरिका पपाया। अनार का नाम आप जानते हैं प्रूनिका ग्रेनेटम, प्रूनिका ग्रेनेटम। आम का तो खैर आप जानते ही हैं, मैंजीफेरा इंडिका, एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। खजूर का भी आप जानते हैं फोनिक्स टेक्टाइलोफेरा। तो मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, हर क्रॉप का आपको वानस्पतिक नाम पता होना चाहिए। नॉर्मली हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न वानस्पतिक नाम के ऊपर आते हैं।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रेटिंग एक प्रक्रिया है, वो किस फसल से संबंधित है? विकल्प दे रखे हैं आपको, कपास, जूट, आलू या गन्ना। तो याद रखिएगा रेटिंग का संबंध किससे है? जूट से है, कोरकोरस स्पीशीज। कोरकोरस स्पीशीज जूट का वानस्पतिक नाम, कोरकोरस स्पीशीज। इसमें होता क्या है, जब फसल को हम काट लेते हैं, काटने के बाद जो उसका तना होता है, उस तने को 15 से 30 या 14 से 28 दिन के तक पानी में भिगो कर रखते हैं। भिगो कर रखने से क्या होता है, उसके जो रेशे होते हैं वो किसी एक्टिविटी के कारण से क्या होता है, थोड़े सूक्ष्म हो जाते हैं, थोड़े मुलायम हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग, और अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा रेटिंग का संबंध किससे है? जूट से है, कोरकोरस स्पीशीज से। कपास का बोटनिकल नेम मैंने अभी बताया था आपको, वानस्पतिक नाम पता होना चाहिए। कपास का वानस्पतिक नाम होता है गोसिपियम स्पीशीज। सही बोला आपने, गोसिपियम स्पीशीज कपास का वानस्पतिक नाम होता है, गोसिपियम स्पीशीज। आलू का आप जानते हो सोलेनम ट्यूबरोसम, गन्ने का नाम आप जानते हो सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो वानस्पतिक नाम मैंने आपको बताया, जहां भी आप नाम पढ़ो आप उसके वानस्पतिक नाम को याद करने की ट्राई करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए एक और पशुओं का नस्लों का क्वेश्चन है, कराकुल। ये किसकी नस्ल है? विकल्प दे रखे हैं आपको, गाय, भेड़, बकरी और मुर्गी। तो आप जानते हो कराकुल नस्ल किसकी है? भेड़ की। भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविज एरीज। ये भी आप याद रखिएगा। गाय का तो आप जानते हैं बोस इंडिकस या बोस टोरस बोलते हैं। बकरी का आप जानते हो कैप्रा हिरकस कहते हैं। मुर्गी का नाम होता है गेलस डोमेस्टिका, गेलस डोमेस्टिका। ठीक है, तो जंतु वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, फीस के पीले रंग का कारण। वो सिंपल क्वेश्चन है। फीस कोलेस्ट्रम जिसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, उसका पीला रंग जो होता है उसका कारण क्या है? देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, कैसीन और केरोटीन के ऊपर। कैसीन जो होता है वो सफेद रंग के लिए उत्तरदायी है, सफेद रंग के लिए, और केरोटीन जो है वो पीले रंग के लिए। तो अगर आपको पूछें कि खीस का जो पीला रंग होता है उसका रीजन कौन होगा, कैसीन या केरोटीन? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरोटीन। और अगर कैसीन के बारे में पूछें तो कैसीन किसके लिए उत्तरदायी होता है? सफेद रंग के लिए, और पीले रंग के लिए होता है केरोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरोटीन। ठीक है, गाय का मांस क्या कहलाता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको पशुपालन में सारे पशुओं के मांस की एक टेबल अलग से बता रखी है, वो आप देखिएगा वीडियो में जाकर। देखिए गाय का मांस क्या कहलाता है, ऑप्शन दे रखे हैं, बीफ, मटन, veal, चिकन। सिंपल, चिकन आप जानते हो किसको बोलते हैं? मुर्गी के मांस को। veal पे क्वेश्चन बनता है, नवजात बछड़े के मांस को। मटन आप जानते हो किसको बोलते हैं? भेड़ के मांस को। और गाय का मांस क्या कहलाता है? बीफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बीफ। गाय का मांस क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बीफ। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? अगर आपको थोड़ा सा भी B12 का दूसरा नाम पता हो तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। B12 को हम बोलते हैं साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन। तो देखिए इसमें शब्द कौन सा आ रहा है? कोबा। इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? कोबाल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12 के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। नेक्स्ट देखिएगा, जलमग्न धान की खेती करने पर कौन सी गैस निकलती है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम राइस की बात करते हैं, उसकी जब खेती होती है वो हमेशा जल निमग्न होती है, पानी पूरा खेत में भरा रहता है। उस समय उसमें से कौन सी गैस निकलती है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसका आंसर है मेथेन। ये है मेथेन का फॉर्मूला। तो अगर आपसे कभी पूछ लें कि जल निमग्न धान की खेती करने पर कौन सी गैस निकलती है,
तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन। तो देखिए, इसी तरह से आपको एग्रीकल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपको इसी चैनल पर रेगुलर मिलती रहेगी। तो उसके लिए आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस पे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे वाली जो भी प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज आने वाली है वो आपको रेगुलर अपडेट होता रहे। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी सहयोग की अपेक्षा आपसे रखते हैं। जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।